इस वक्त पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है और ज्यादातर जो राज्य हैं बारिश की विनाश लीला से करहा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर टूट पड़ा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो उनके भी हाल बेहाल है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग पानी के प्रहार से परेशान हैं। अब बात अगर हम दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर मानसून ने 9 दिन पहले दस्तक दे दी। पूरे देश में बारिश को लेकर अलर्ट है और आज उत्तराखंड की अगर बात करें, झारखंड की बात करें, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में मानसून ने 39 जिंदगियां ली थी। राज्य में भूस्खलन से 129 सड़कें इस वक्त बंद हैं और हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक भारी बारिश की यहां चेतावनी जारी कर दी गई है। भारी बारिश के चलते ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों की सामने आई हैं। कुदरत का क्रोध पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जारी है। पहाड़ों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोग काफी डरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपने दोहन का प्रतिशोध ले रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में लोग आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं तो मैदानों का भी हाल अलहदा नहीं है। कुदरत के इस अटैक पर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। ये कुदरत का क्रोध है, प्रकृति का प्रतिशोध है, पहाड़ों की दहाड़ है, मुसीबत बादल फाड़ है। हिमाचल और उत्तराखंड से आ रही ये तस्वीरें अब लोगों को डरा रही हैं, सहमा रही हैं, भयभीत कर रही हैं। पानी का ये वेग, टूटते पहाड़ों का ये शोर, ये बताने के लिए काफी है कुदरत कितनी क्रोधित है। पानी का ये रौद्र रूप बड़ी तबाही मचा सकता है। हिमाचल में पिछले दिनों कई जगह बादल फटने की घटना सामने आई थी। धर्मशाला में बादल फटने के कारण अचानक सैलाब आ गया, जिसके कारण इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना के काम के लिए जुटे कई मजदूर बह गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई सैलाब की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पानी के इस वेग को महसूस कीजिए। जहां से ये पानी गुजर रहा है उस रास्ते में बने इन घरों को देखिए। सोचिए, पानी अगर विकराल रूप लेता है या इन घरों की नींव को खोखला करता है तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से डैम भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। ऐसे में इनके गेट खोलने के बाद नदियों में पानी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी आसमानी आफत जारी है। यहाँ इंसान ही नहीं, जानवर भी कुदरत का क्रोध झेल रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ में यहाँ एक बैल बह गया। घटना सुजानपुर के बैरी खड्ड की है। रफ्तार इतनी तेज थी, किनारे पर खड़े बैल को भी बहा कर ले गई। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडी के बाद शिमला की तस्वीर देखिए। यहाँ के खलीनी इलाके में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान का पूरा हिस्सा गिर गया। शिमला की पंथा घाटी जुनगा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ है। मनाली से रोहतांग जाने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई है। ये सड़क मनाली रोहतांग मुख्य मार्ग को ओल्ड मनाली से जोड़ती है। मनाली में इस वक्त हम हैं और यहाँ सामने हम देख सकते हैं ये जो सड़क का हिस्सा है पुल के साथ लगता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ऊपर जो ओल्ड मनाली की तरफ जाने वाले रोड हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट गई है। ऊपर एक आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, उसकी कनेक्टिविटी भी इसकी वजह से टूट गई है। तस्वीरें उत्तराखंड की भी अलहदा नहीं है। यहाँ भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी नदियों में सैलाब है, पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें पुल बह गए हैं। बारिश और उसके बाद आए सैलाब के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का एक वीडियो वायरल है, जिसमें 2 युवक उफनते सैलाब को पार करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में
पीसीएस प्री परीक्षा थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे थे। वीडियो मयाली और बधानी ताल के पास की सड़क का बताया जा रहा है, जहां सैलाब के कारण मुनिया घर और पैठी के बीच बनी अस्थायी पुलिया बह गई। देखिए कैसे दोनों युवक सैलाब को पार कर रहे हैं। ये एक के बाद एक पत्थरों पर कूदकर नदी को पार करते हैं। इस दौरान इनकी एक चूक इन्हें भारी मुश्किल में डाल सकती थी। गनीमत ये रही, दोनों युवकों ने सही सलामत इस सैलाब को पार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से नंद किशोरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। राहत की बात ये रही, ड्राइवर सुरक्षित बच गया। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। चमोली के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। सड़क बंद होने की वजह से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसके कारण यात्री बेहद परेशान दिखे। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई। तो ये तस्वीर हम आपको आगे की दिखाते चलें। देखिए, एक एम्बुलेंस भी आपको फंसी हुई नज़र आएगी इस लैंडस्लाइड की वजह से। देखिए कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो तमाम लोगों को झेलनी पड़ती है। सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि जो घायल हैं, जिनको उपचार की ज़रूरत है, वो लोग भी देखिए इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो कोई सरकारी व्यवस्था की गाड़ी हो, या फिर तो तमाम यात्री हैं, वो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। चमोली के बाद ऋषिकेश का भी हाल देखिए, जहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लाउडस्पीकर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को गंगा किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ, आपदा राहत दल, जल पुलिस अलर्ट पर है। आपने पहाड़ों का हाल तो देख लिया, अब जरा मैदान की तस्वीर भी देखिए। झारखंड के जमशेदपुर में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के कोवली थाना में लवकुश आवासीय स्कूल में अचानक पानी भर गया, जहां छोटे छोटे 162 स्कूली बच्चे पानी में फंस गए। जमशेदपुर पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और स्कूल में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ हो या मैदान, कुदरत का क्रोध हर तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, प्रशासन के अलर्ट पर ध्यान देने की, ताकि किसी भी हादसे से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। तो देखिए, बात कर लेते हैं आप महाराष्ट्र की, जहां से बड़ी खबर हिंदी भाषा को लेकर सियासी संग्राम यहां पर चरम पर नजर आ रहा है। और आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का जो मॉनसून सत्र है उसकी शुरुआत भी होने जा रही है। ऐसे में दोनों ही सदनों में हंगामे के भारी आसार नजर आ रहे हैं। हिंदी भाषा की अनिवार्यता, कानून व्यवस्था, जमीन घोटाला समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रणनीति तैयार कर चुका है विपक्ष, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। भाषाई मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष की कोशिश होगी सरकार को घेरने की। आज विधानसभा में कई अहम विधेयक भी पेश किए जाने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में आज से क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो जो कार्यवाही है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मंत्री छगन भुजबल का परिचय कराया जाएगा। कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। ये तमाम जो बिल्स हैं उन पर चर्चा भी होनी है। अनुपूरक मांगे पेश की जाएंगी और तालिका उपाध्यक्ष के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। शोक प्रस्ताव भी पेश होगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा आज से मानसून सत्र, आज ये जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों की 20 साल बाद दिख रही संभावित जुगलबंदी से पहले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आपको बता दें कि जिस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आने वाले हैं, सीएम फडणवीस ने उस मुद्दे को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी हां, उस आदेश को ही रद्द कर दिया जो दोनों भाइयों को पास ला रहा था। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये फडणवीस का वाकई नया दाव है या फिर उन पर भी अपने गठबंधन के सहयोगियों का दबाव था। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस दाव के बाद अब ठाकरे परिवार का 5 जुलाई का जो पुनर्मिलन है वो क्या टल जाएगा या भाई भाई मिलन होकर रहेगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी विरोध की राजनीति चरम पर है।
देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहली से 5वीं क्लास तक के मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य क्या किया। मराठी मानुष की राजनीति करने वाले ठाकरे भाइयों का पारा गर्म हो गया। उद्धव और राज ठाकरे की ओर से पहले अलग अलग फिर एक साथ 5 जुलाई को मोर्चा निकालने का ऐलान तक हो गया। तैयारियां भी जोर शोर से होने लगी। कहा जाने लगा कि 20 साल बाद दोनों चचेरे भाई एक साथ होने वाले हैं। रविवार को इस मुद्दे पर गर्माहट तब और बढ़ी जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदी भाषा की अनिवार्यता वाले सरकारी आदेश की कॉपी जलाई। मुंबई के आजाद मैदान में ठाकरे परिवार की हिंदी विरोधी राजनीति का यह नया आगाज माना गया, जिसका अंजाम 5 जुलाई को एक मंच पर उद्धव और राज की जुगलबंदी के रूप में सामने आना था। महाराष्ट्रामध्ये मराठीवरती हा जो काही अत्याचार होतोय आणि हिंदीला विरोध नसला तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही। नुसता भव्य ना महाभव्य मोर्चा असेल। उद्धव की शिवसेना के इस विरोध को बीजेपी ने पाखंड बताया। विधायक राम कदम ने आरोप लगाया कि हिंदी की अनिवार्यता वाला आदेश तो मुख्यमंत्री रहते उद्धव ने ही लागू किया था। ऐसे में राम कदम और उनके समर्थकों ने उद्धव के झूठ की होली जलाई। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। वो छोटा बालक है, वो कौन सी भाषा चुने, क्या ये उसका अधिकार नहीं है? पर ये जबरन लादने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। अब नौटंकी देखो, खुद लाद रहे और आज खुद मराठी करके चिल्ला रहे। ये सब राजनीति हो ही रही थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीडिया के सामने आए और एक झटके में अपने उस आदेश को ही रद्द कर दिया, जिसमें मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया था। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। फडणवीस ने 3 भाषा वाली नीति पर विचार के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अगुवाई में एक समिति बनाने का भी ऐलान किया है। फडणवीस के इस फैसले से यकीनन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जोरदार झटका लगा है, जो हिंदी विरोध की बुनियाद पर अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। फडणवीस सरकार का वो आदेश क्या था जिसे अब रद्द कर दिया गया है और जिसमें ठाकरे भाइयों को राजनीतिक संजीवनी नजर आ रही थी? पहले उसे देखते हैं, फिर आपको 5 जुलाई वाले जलसे की जमीन खिसकने की कहानी दिखाएंगे। दरअसल फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में पहले भी जारी भाषा विवाद के बीच 17 जून को बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के जरिए राज्य में कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि अगर स्कूली बच्चे हिंदी के बजाय किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए क्लास में कम से कम उस भाषा को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 होनी चाहिए। इसी आदेश में कहा गया कि अन्य माध्यम से स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषा यानी माध्यम भाषा मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। सरकार के इस आदेश पर उद्धव और राज ठाकरे ने सिर आसमान पर उठा लिया। इसे मराठी मानुष पर जबरदस्ती हिंदी थोपने की नीति के तौर पर पेश किया जाने लगा। पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे कोई सख्ती ना हो, इतना प्रेशर उन पे ना डाला जाए, यही बात है। और रही बात एमएनएस और सेना की, हम साथ में आए, इस महाराष्ट्र के लिए आए। बहुत सारे अगर आप देखें तो मराठी प्रेमी, महाराष्ट्र प्रेमी लोग साथ में आए। किसी कोई पार्टी का एजेंडा नहीं देख रहे, कोई झंडा नहीं देख रहे तो महाराष्ट्र को। 5 जुलाई को एक साथ उद्धव और राज ने एक मंच से मोर्चेबंदी की, लेकिन अब इस मुद्दे को एक ही झटके में सीएम फडणवीस ने झटक दिया। अब सवाल यह है कि बीएमसी और सूबे में बाकी निकाय चुनाव से पहले क्या ठाकरे परिवार की एकजुटता भी टल गई है, या फिर 5 जुलाई के कार्यक्रम को ठाकरे परिवार अपनी जीत के तौर पर मनाएगा? होगा क्या, ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन पीछे जो हुआ है वो सबको पता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना के नाम और निशान दोनों छीन लिए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने उद्धव को सत्ता के नेपथ्य में धकेल दिया, जबकि राज ठाकरे तो महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य पर सिमट गए। मराठी यही एक कारण है दोनों भाइयों को साथ लाने का, और मराठी ये मुद्दा लेकर ही शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी हुई है। और शिवसेना से बाहर जाने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तो इन्होंने भी मराठी का मुद्दा काफ़ी उछाला है और दोनों भाइयों में मराठी के मुद्दे पर सहमति हुई है, क्योंकि दोनों की राजनीति, दोनों का जनता में जो स्थान है
वो पूरी तरह से मराठी के मुद्दे पर निर्भर करता है, इसीलिए दोनों साथ आ रहे हैं। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी ने हिंदी विरोध के नाम पर ठोकशाही का नया दौर शुरू किया। सरकारी बैंकों के हिंदी भाषी अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट होने लगी। इसी बीच हिंदी की अनिवार्यता वाले फैसले में मातोश्री में बाल ठाकरे से सियासी गुर सीखने वाले उद्धव और राज को नई उम्मीदें दिखी, तो राजनीतिक पुनर्वास के लिए 20 साल पुरानी अदावत भुलाकर पुनर्मिलन की योजना बनाई गई। लेकिन फडणवीस ने पुराने फैसले को पलटकर ऐसा पासा फेंका जिससे निपटने के लिए अब ठाकरे भाइयों और उनके सहयोगियों को भी नई रणनीति बनानी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की कवायद लगातार तेज होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले अब राज्यों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है और आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल होगा। आपको बता दें कि 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने की जो कोशिशें हैं, जो कवायद है, वो लगातार जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। जल्द ही मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को। 19 राज्यों में संगठन चुनाव जरूरी है। ऐसे में 14 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। आज 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा और ऐसे में महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज नामांकन होना है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में आज चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया होगी। 1 जुलाई को प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो जाएगा और 5 और राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जल्द ही पूरी करा ली जाएगी। और आइए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन में वो शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो एआईएमआईएम के 4 बेईमान विधायकों को खरीद लिया। महागठबंधन अगर बीजेपी को रोकना चाहता है तो वो मुझसे बात करें। जिनको बीजेपी को हराना है, हम तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 एमएलए को उन्होंने खरीद लिया, उन बेईमानों को। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया, कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर जमहूरियत का खतरा हो गया और हमारे 4 को बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो बात करिए। तो ये बयान आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी का और इस बयान पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। बीजेपी नेता कुंतल कृष्णा ने महागठबंधन को ठगों का गठबंधन बताया है। आपने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है, पर महागठबंधन की परेशानी ये है कि ये कोई राजनीतिक गठबंधन है ही नहीं। न तो यहाँ नेतृत्व तय है, न नीतियाँ तय है और न ये तय है कि कौन बड़ा दिल दिखाएगा। अभी महागठबंधन में जितने दल हैं उनमें से कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, सहनी जी 60-65 सीट मांग रहे हैं, लेफ्ट 50-60 सीट मांग रही है और लालू जी के लाल कह रहे हैं कि वो 150 से कम पे लड़ेंगे नहीं। ऐसी हालत में तो 400 सीटों पे ऑलरेडी बातचीत चल रही है ना ओवैसी साहब। मर्जी आपकी है, पर महागठबंधन में कहीं कोई चीज़ तय नहीं है। महागठबंधन एक ठगबंधन है और यहाँ हर कोई एक दूसरे को ठगते रहता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमकर बवाल हुआ है, जहां पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ करछना जाना चाहते थे। करछना में कुछ दिन पहले दलित परिवार के एक युवक को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनको रोक दिया और इसके बाद चंद्रशेखर के समर्थकों ने जमकर उत्पात यहां मचाया है। पुलिस की टीम पर हमला किया है, तो वहीं गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पुलिस की तुरंत कार्रवाई यहां पर की गई और कई उपद्रवियों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च निकाला, स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया। हालांकि एहतियातन वहां पर पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की गई है। चंद्रशेखर दलित परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने चंद्रशेखर को जाने से रोका और इसी बात से चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो भड़क उठे। समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों में भी क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई। चंद्रशेखर आजाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए
और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया और यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप मामले के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और कोलकाता में बीजेपी ने मशाल जुलूस भी निकाला। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में महिला और युवा मोर्चा भी सड़कों पर बीजेपी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है और साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की भी तरफ से बीजेपी का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो निकाला गया, मशाल जुलूस निकाला गया। इस प्रदर्शन में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैनर पोस्टर्स यहां पर लगाए गए, साथ ही साथ इस्तीफे की मांग भी ममता बनर्जी की जा रही है। लगातार आपको बता दें कि जो लॉ कॉलेज का मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है। दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप की जब वारदात सामने आई तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी लगातार टीएमसी ममता सरकार पर लगातार निशाना साध रही है और एक बार फिर से महिलाओं के खिलाफ जो यहाँ पर लगातार वारदातें हो रही हैं उसको लेकर बीजेपी हमलावर है पश्चिम बंगाल सरकार पर। ऐसे में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ जुबानी जंग भी चल रही है, सियासत भी चरम पर है। कोलकाता में बीजेपी ने ये मशाल जुलूस निकाला, हाथ में बैनर पोस्टर लिए महिलाएं इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई। मशाल अपने हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार नारेबाजी की गई। ममता सरकार को घेरा गया और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थित गुंडे राज्य में बेटियों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और उस पर टीएमसी ने भी पलटवार किया है, जवाब दिया है। ये जब रक्षक भक्षक हो जाएगा, जब सेवियर राज्य में जिनके हाथ में दायित्व है, अगर वही लोग क्रिमिनलों को अपने पार्टी के कार्यकर्ता बना लेंगे, क्रिमिनल को लीडरशिप दे देंगे, तब इस प्रकार की तानाशाह अत्याचार बढ़ती है। मैं इसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और इसके खिलाफ बंगाल में एक दुर्बार जन आंदोलन दिख रहा है। ये एक वानव घटना नहीं है। कंटिन्यूअसली इनके हाथ में व्यवस्था बची नहीं है। आरजी कर में पुलिस की रूप में उनकी पार्टी के लोग थे, अभी तो उनकी पार्टी की एक्टिविस्ट आ गए। मेरे को सुकांत दा कह रहे थे कुछ दिन पहले उनकी पार्टी के कार्यक्रम में फ्रंट लाइन में वो तथाकथित आरोपी मिसाइल निकाल रहा था। इनको रूलिंग पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा, जवाबदेही देना ही पड़ेगा। प्रधान जी को कहिए पहले उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्किस, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो हुआ है, पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए, बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। तो वहीं कोलकाता गैंगरेप केस को लेकर सीएम ममता बनर्जी इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में पड़ी हुई हैं क्योंकि पार्टी में अंदरूनी कलह भी मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता गैंगरेप केस पर टीएमसी के भीतर कलह देखने को मिल रही है। कल्याण बनर्जी का महुआ मोइत्रा पर वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महुआ ने कल्याण को नफरती बताया था। महुआ मोइत्रा खुद नारी विरोधी है कहते नजर आए कल्याण बनर्जी और साथ ही कल्याण बनर्जी ने कहा कि महुआ मोइत्रा मुझे नैतिकता ना सिखाए। कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया था और महुआ ने नाम लिए बिना उनके ऊपर निशाना साधा था, बयान दिया था और नफरती बताया था। और अब एक बार फिर जो जुबानी जंग है वो टीएमसी के अंदर ही दिख रही है, जो कलह है वो दिख रही है। इसी वजह से ममता बनर्जी की जो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो कल्याण बनर्जी ने पहले विवादित टिप्पणी की, महुआ मोइत्रा उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आई और एक बार फिर कल्याण बनर्जी की तरफ से महुआ मोइत्रा को जवाब दिया गया। মহামিত্র আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন?
what she is. She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. बयान देते नजर आ रहे थे कल्याण बनर्जी और इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर ऐसे ऐसे चिट्ठे खोलना शुरू कर दिए जिसका जिक्र पहले नहीं किया गया था। जी हां, महुआ खुद अपने चुनाव क्षेत्र में सभी महिला नेताओं के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि महुआ मुझे क्षेत्र में चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर चुकी हैं। महुआ मोइत्रा को सिर्फ पैसे कमाने, अपना भविष्य बनाने की चिंता रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।